हाय दोस्तों, मैं फिर से मौजूद हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आपका स्वागत है आज के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th। बिहार बोर्ड क्लास 10th 2025 एग्जामिनेशन के लिए आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री लेसन 1 का। क्या हिस्ट्री लेसन 1 का सारा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर के क्वेश्चन बैंक 2024 तक के सारे सवालात को हम देखने वाले हैं कि हिस्ट्री के पहले लेसन से 2011 से 2024 तक में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज सारे के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखें सवाल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है सेडोन में, ऑप्शन बी है सेडोवा में, ऑप्शन सी है साइडाइन में, ऑप्शन डी है फ्रैंकफर्ट में। तो सवाल नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेडोन का युद्ध। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। ऑप्शन ए है क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी है सेडोवा का युद्ध, ऑप्शन सी है प्रशा डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन डी है सेडोन का युद्ध। तो सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, सेडोन का युद्ध। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को या फ्रांस को। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुर्की। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। ये बहुत बार पूछा गया, ये सब सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बेहतर से बेहतर याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है मेजिनी, ऑप्शन बी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी है विक्टर इमानुएल, ऑप्शन डी है मुसोलिनी। तो सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेजिनी। यंग यूरोप का जो संस्थापक था वो था मेजिनी। और यहाँ पे मैं आपको बताता जिन्होंने यंग इटली की भी स्थापना की थी। किसकी? यंग इटली की। यंग इटली की भी जो स्थापना है वो मेजिनी ने ही की थी। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। देखें सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैसूर के। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, यानी कहाँ के रहने वाले थे, तो वो मैसूर के रहने वाले थे। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 क्या कहता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन ए है सिपाही, ऑप्शन बी है किसान, ऑप्शन सी है जमींदार, ऑप्शन डी है नाविक। तो आपका जो सवाल नंबर 6 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो गैरीबाल्डी था वो पेशे से एक नाविक था। क्या था? एक नाविक था। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 क्या कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1863 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1864 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1871 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1872 ईस्वी में। तो सवाल नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1871 ईस्वी में। अब चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। देखें सवाल नंबर 8 क्या कहता है 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी। ऑप्शन ए है फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन बी है पेरिस की संधि, ऑप्शन सी है वियना कांग्रेस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। 1801 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 क्या कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। ऑप्शन ए है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी है संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन सी है गणराज्य और ऑप्शन डी है अधिनायकवाद। तो सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गणराज्य। क्या हो जाएगा? गणराज्य आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। देखें सवाल नंबर 10 क्या कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। ऑप्शन ए है काउंट काउर, ऑप्शन बी है बिस्मार्क, ऑप्शन सी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन डी है मेजिनी। तो सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। बिस्मार्क जो था वो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायित्व था। अब चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 11 क्या कहता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। ऑप्शन ए है बिस्मार्क, ऑप्शन बी है मेजिनी, ऑप्शन सी है काउर, ऑप्शन डी है गैरीबाल्डी। तो सवाल नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिस्मार्क। मैं आपको बताता चलूँ कि जो इटली का एकीकरण हुआ था, किसका? इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें 3 लोगों का योगदान था। एक था मेजिनी का, एक था काउर का और तीसरा था गैरीबाल्डी का। लेकिन जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो जर्मनी के
एकीकरण में सिर्फ और सिर्फ बिस्मार्क का योगदान था। तो यहाँ सवाल क्या कह रहा है कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो मैंने अभी बताया कि मेजीनी का संबंध था, काउर काउंट का संबंध था, गैरीबाल्डी का संबंध था, लेकिन बिस्मार्क का संबंध नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 क्या कहता है? देखिए, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ वो कौन से साल में और कौन से सेटिंग में पूछा है। देखिए सवाल नंबर 12 क्या कहता है? सवाल नंबर 12 कहता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? यानी ऐसा कौन सा था जो इटली और जर्मनी के एकीकरण को होने नहीं देता था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी है प्रशा। तो सवाल नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑस्ट्रिया जो था वो ना ही इटली का एकीकरण होने देता था, ना ही जर्मनी का एकीकरण होने देता था। अब चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 13 क्या कहता है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए है मेजीनी, ऑप्शन बी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी है लेनिन, ऑप्शन डी है बिस्मार्क। तो सवाल नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिस्मार्क। अब चलते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 क्या कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1864 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1866 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1871 ईस्वी में। तो सवाल नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अब चलते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। सवाल नंबर 15 का आता है कि जलवेरीन संबंधित था किससे? ऑप्शन ए है क्रांतिकारियों से, ऑप्शन बी है व्यापारियों से, ऑप्शन सी है विद्वानों से, ऑप्शन डी है पादरियों से। तो सवाल नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यापारियों से। जलवेराइन किससे संबंधित है? तो व्यापारियों से। अब चलते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। सवाल नंबर 16 का आता है कि जेनेवा संधि कब हुआ था? जेनेवा संधि कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1954 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1952 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1985 ईस्वी में। तो सवाल नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। 1954 ईस्वी में जो है जेनेवा संधि हुआ था। अब चलते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। सवाल नंबर 17 का आता है कि काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? देखिए ऑप्शन नंबर ए है सेनापति, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी है गृह मंत्री। तो सवाल नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। अब चलते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। सवाल नंबर 18 का आता है कि वियना सम्मेलन हुआ था, यानी वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1815 में, ऑप्शन नंबर बी 1848 में, ऑप्शन नंबर सी 1870 में, ऑप्शन नंबर डी है 1871 में। तो सवाल नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1815 में जो है वियना सम्मेलन हुआ था, आप याद रखेंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 19 क्या कहता है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? ऑप्शन ए है मेजीनी, ऑप्शन बी है काउंट काउर, ऑप्शन सी है विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो सवाल नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, इनमें से सभी। अब चलते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। देखें सवाल नंबर 20 क्या कहता है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है गैरीबाल्डी, ऑप्शन नंबर बी है मेजीनी, ऑप्शन नंबर सी है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी है नेपोलियन। तो सवाल नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति को अपनाई थी, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। अब चलते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है लुई 18वां ने, ऑप्शन नंबर बी है नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन नंबर सी है नेपोलियन तृतीयक ने, ऑप्शन नंबर डी है बिस्मार्क ने। तो आपका सवाल नंबर 21 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है जर्मन राइन राज्य की स्थापना की थी। अब चलते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। देखें सवाल नंबर 22 क्या कहता है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? देखें ऑप्शन नंबर ए है क्योटो सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी है वियना सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी है रियो डी जेनेरो सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी है लॉसने सम्मेलन। तो सवाल नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर लॉसने सम्मेलन में। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ।
सवाल नंबर 23 का आता है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था। हीगेल किस देश का दार्शनिक था। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया। तो सवाल नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मनी। देखें सवाल नंबर 24 क्या कहता है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए है गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना या फिर लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी है राजतंत्रों की पुनर्स्थापित करना या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। अब चलते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। सवाल नंबर 25 कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1889 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में या 1817 ईस्वी में। तो 25 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर 1889 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अब चलते हैं सवाल नंबर 26 की तरफ। सवाल नंबर 26 कहता है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन ए है लाल सेना, ऑप्शन बी है कार्बोनारी, ऑप्शन सी है डायट, ऑप्शन डी है जॉल्वेराइन। तो सवाल नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बोनारी। मेजिनी का संबंध जो है कार्बोनारी संगठन से था। अब चलते हैं सवाल नंबर 27 की तरफ। देखें सवाल नंबर 27 क्या कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है ग्रेट ब्रिटेन। तो 27 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मनी। अब चलते हैं सवाल नंबर 28 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 28 क्या कहता है कि कोसूथ का संबंध किस देश से है। कोसूथ का संबंध किस देश से है। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर बी है यूनान, ऑप्शन नंबर सी है पोलैंड, ऑप्शन नंबर डी है हंगरी। तो सवाल नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर हंगरी। अब चलते हैं सवाल नंबर 29 की तरफ। सवाल नंबर 29 का आता है कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है यूनान, ऑप्शन बी है पुर्तगाल, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है पोलैंड। तो सवाल नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यूनान। अब चलते हैं सवाल नंबर 30 की तरफ। देखें सवाल नंबर 30 क्या कहता है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1854 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1864 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1874 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1884 ईस्वी में। तो सवाल नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1864 ईस्वी में। अब चलते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। सवाल नंबर 21 का आता है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 1861 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1871 ईस्वी में, सी है 1720 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1817 ईस्वी में। तो सवाल नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर 1871 ईस्वी में। अब चलते हैं सवाल नंबर 32 की तरफ। सवाल नंबर 32 का आता है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था। लुई फिलिप किस देश का शासक था। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी है इटली। तो सवाल नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रांस। अब चलते हैं सवाल नंबर 33 की तरफ। सवाल नंबर 33 का आता है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है रूस। तो सवाल नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर जर्मनी। अब चलते हैं सवाल नंबर 34 की तरफ। सवाल नंबर 34 का आता है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन था। बोहेमिया किस देश का अधीन था। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है यूनान, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है पोलैंड। तो सवाल नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्ट्रिया। तो मेरे अजीज़ों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अगर आपको इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा और ये भी लिखिएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट और मज़ेदार वीडियो के साथ। तो आप जुड़ना ना भूलें, आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं किसी तरह का भी वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आपके पास जाए। अगर आप मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी करेंगे तो 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपको 450 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रहा है ऑल सब्जेक्ट का। क्या? ऑल सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन बैंक सीरीज की चल रहा है। आपको सारे के सारे सवालात कराए जाएंगे मेरे इस चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।